Welcome back to the next video of economics क्लास 12। पहला चैप्टर में खत्म किया, उसमें हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी की दशा कैसी थी, किस पोजीशन में था, और ओवरऑल देखा तो हमने कि लगा कि इकोनॉमी बहुत ही अच्छे हालात में नहीं थी। तो दूसरा चैप्टर उसी चीज पर फोकस करेगा कि आजादी के बाद यानी इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट के क्या प्लान्स थे, क्या पॉलिसीज थी कि उन्होंने इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया। तो चैप्टर 2 आपका 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें प्लानिंग। हमें क्योंकि अब प्लान की जरूरत पड़ेगी, एक एक्शन प्लान चाहिए जिसके थ्रू हम इस बड़ी समस्या से निकलकर बाहर आ जाएं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इट रिफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच a central authority sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. The principal focus is on the rational management of scarce resources. मतलब समझिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? वो सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ये हमारे टारगेट होंगे, ये चीजें हमें करनी है, और इस चीज को करने के लिए हम ये पॉलिसी बनाकर इसको अचीव करेंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप क्लास 12 में हैं, आपने टारगेट बनाया कि हमको क्लास 12 में 95% मार्क्स के साथ पास करना है। तो ये तो आपका टारगेट हो गया, लेकिन अब टारगेट बनाने से तो ऐसा है नहीं कि आप टारगेट अचीव कर लेंगे तुरंत। तो आपको उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मैं 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, 2 घंटे बिजनेस पढ़ूंगा, और ऐसे करके मैं 95% मार्क्स लाऊंगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? फिर से देखिए, it refers to a system under which a central authority sets a set of targets and specified a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. The principal focus is on the rational management of scarce resources. अब समझो फिर से, ये तो हो गया कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये 95% मार्क्स लाना है और उसके लिए मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, कोचिंग करूंगा, क्लास करूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि अब इस चक्कर में ये नहीं कि आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, यानी कि स्कार्स रिसोर्स यानी कि तो आप अगर पैसे को रिसोर्स मान लें तो आपके पास पैसा कम खर्च हो और आप 95% मार्क्स अचीव कर लें, ये आपका फोकस होगा। थोड़ी ना कि आप 2 लाख खर्च कर दिए, 3 लाख खर्च कर दिए, 4 लाख खर्च करके आप 95% मार्क्स लाते हैं। तो सेम चीज क्या है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी एक प्लान करती है, ठीक है, कि ये चीज करना है, उसको करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है उसको हम कितने दिन में पूरा कर लेंगे ये डिसाइड करती है। और उसमें ओवरऑल फोकस इस बात पर होता है कि हम रिसोर्सेज यानी जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको रैशनली मैनेज करके, यानी रैशनली मतलब लॉजिकल मैनेज करके, उनको वेस्ट नहीं करते हुए, उनका यूज अच्छे से यूज करते हुए हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। क्लियर? अब इंडिया में प्लान बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन बना, कि प्लानिंग कमीशन का जो टारगेट है 5 साल में बांट देना प्लान्स को, ये बेसिकली रशिया से आया, हैरेट डाउन मॉडल वहां चलता है। उसी के तर्ज पर इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश की गई 1950 में। और चेयरमैनशिप कौन थे? उसका चेयरमैन पर्सन कौन था उस टाइम? उसके चेयरमैन उस टाइम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। उन्हीं के देख रेख में प्लानिंग कमीशन बनाई गई, और उसके बाद ये चलता गया। इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है। प्लानिंग कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी इसको कभी भी रद्द किया जा सकता है। 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ये हिंदी का नीति नहीं है, ये इंग्लिश का नीति है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका नीति आयोग, इसका 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया। क्लियर? अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में अगर हम आए तो बेसिकली हमारी 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पहला है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी हमारा ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे सेंट्रल डिसीजंस, ठीक है, सारा डिसीजन, कौन सा डिसीजन? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर से समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रली कोई अथॉराइज्ड बॉडी होती है, वो ये डिसीजन लेती है। लेकिन अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी फिर से तीनों डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस,
what to produce, how to produce, and for whom to produce, and for whom to produce। ये डिसीजन, इन तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। यानी इसमें प्राइवेट का रोल बिल्कुल ना के बराबर, ज्यादातर रोल पब्लिक सेक्टर का होता है, यानी गवर्नमेंट का ही होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा फोकस होता है, यानी कि प्रॉफिट के लिए नहीं काम होता, सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है। वहीं अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात की जाए तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें मेन फोकस, उसमें ये तीनों डिसीजन प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं और उसमें मेन फोकस प्राइवेट उस पर होता है, प्रॉफिट मोटिव होती है उनका, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। यानी कि रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होगा इसमें अगर किया जाए तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा, उसका मोटिव क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। और आते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड नाम से पता चल रहा है, मिक्स्ड हमारा एक मिक्स्ड कल्चर है। किसका? सोशलिस्टिक इकोनॉमी का और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। मतलब कि जो इस मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें तीनों तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि ये कैपिटलिस्टिक के भी फीचर्स को फॉलो करता है और मिक्स्ड इकोनॉमी के भी, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों के कल्चर को फॉलो करता है। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर बात की जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो व्यवस्था है जिसमें पब्लिक का भी इंटरफेयर होता है, पब्लिक सेक्टर का भी इंटरफेयर होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरफेयर होता है। जैसे इंडिया में देखो कुछ प्रोडक्शन गवर्नमेंट भी करती है और कुछ प्रोडक्शन प्राइवेट भी करता है। वहीं हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो जैसे पहले चाइना हुआ करता था तो वहां पे मेन प्रोडक्शन का काम, मेन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें, यूएसए की अगर बात करें, यूएसए हुआ, जर्मनी हुआ, यूके है, इन सब जगहों पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी तो वहां पर मेन फोकस प्रॉफिट पर है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स करता है। इंडिया हमारा इन दोनों का मिलाकर एक मिक्स्ड इकोनॉमिक कल्चर बनाता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल होता है। जो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए काम गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनियां करती हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग दो तरह का होता है, एक होता है आपका डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। नाम से पता चल रहा है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग उन देशों में किया जाता है जहां पर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज होता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज जहां पर पाया जाता है। अगर हम बात करें तो दो प्लान है, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ठीक, डायरेक्टिव प्लानिंग कहाँ होती है? जहां पर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज होता है। अब ये नया टर्म आ गया, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। तो यानी कि ऐसी व्यवस्था जहां पर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज है, यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मतलब अगर आपसे कहें कि रिसोर्स को आप किस वे में लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल कहेंगे जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक, यही है फ्री प्ले। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज पाया जाता है। मतलब कि वहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रिसोर्सेज को लगाया जाता है, यानी कि जिन चीजों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है उनमें प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिसोर्सेज को वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उन देशों को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डायरेक्टिव प्लानिंग चलती है। और अगर हम बात करें जहां पर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज नहीं है, यानी कि जहां पर प्राइस को गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है, जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें थोड़ा बहुत कंट्रोल गवर्नमेंट का भी होता है। तो इन देशों में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चलती है। ठीक है, नीड्स फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो, आपने देखा कंडीशन कि जब देश आजाद हुआ तो क्या कंडीशन थी कि इकोनॉमी एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने समझा कि पहली बात तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट कंडीशन में था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी एकदम, कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वीक, फॉरेन ट्रेड वीक, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल वीक, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, सब कुछ बेकार था। तो प्लानिंग की जरूरत हमको इसलिए पड़ गई क्योंकि ब्रिटिश पीरियड ने केवल अगर रेलवे को कहा जाए तो रेलवे को छोड़कर बहुत कुछ डेवलप नहीं किया। और क्या हम ये रेलवे में भी, क्या रेलवे हम पूरी तरीके से करें कि रेलवे अपने आप में सफिशिएंट था? नहीं जी, नहीं। रेलवे में बहुत अपग्रेडेशन की जरूरत थी। रेलवे बहुत सही तो नहीं चला के गए थे, चल तो रही थी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपग्रेडेशन तो बहुत आने थे। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि रेलवे में बहुत संपन्न था।
तो इसलिए इंडिया में प्लानिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ गई क्योंकि ये सारी सेक्टर्स सब के सब बर्बाद थे और एक नए सिरे से शुरुआत करनी थी।